हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन इन ई कोलाई। ये इसका 7th पार्ट है और इसमें हम प्लाज्मिड प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में प्लाज्मिड प्रोडक्शन के लिए कुछ इसेंशियल चीज़ों की हमने बात की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। फेड बैच टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिफाइंड कल्टीवेशन मीडिया। कल हमने बायोरिएक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी देखी थी, आज हम फेड बैच टेक्नोलॉजी देखेंगे। सो द डेवलपमेंट ऑफ अ वेल कंट्रोल्ड प्रोसेस based on a specifically designed chemically defined cultivation medium is very likely to lead to the reproducible production of high quality plasmid DNA vaccine। अगर कल्टीवेशन मीडियम बनाने जा रहे हैं आप, जिसमें कि आपको जो बैक्टीरिया है जिसमें कि आपने अपना प्लाज्मिड इंसर्ट कराया है उसको ग्रो कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड मीडियम के थ्रू होता है और इसमें वेल कंट्रोल्ड प्रोसेस होती हैं, जो भी एक एक स्टेप पे बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में और सारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को ध्यान में रख के हर एक स्टेप पे केमिकली और जो उसकी डिज़ाइन है, मीडिया बनाना है, आपको कितना क्या कंस्टिट्यूट लेना है, वो सारा एकदम हर स्टेप पे वेरीफाई होता है और प्रॉपर कंसंट्रेशन में लेके आप रिप्रोड्यूसिबल प्रोडक्शन कर सकते हैं प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन्स का। क्योंकि अगर वेल डिफाइंड केमिकली वेल डिफाइंड मीडिया होगा तो जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं जिसमें कि आपका प्लाज्मिड डीएनए है, वो बैक्टीरियल कॉलोनीज अच्छी ग्रोथ होगी, उनमें अच्छा ग्रो करेंगी। और अगर बैक्टीरियाज में ग्रोथ अच्छी है तो उसी के साथ में आपका प्लाज्मिड जो है वो भी रेप्लिकेट करेगा, साथ ही साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट कर जाएगा। और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आप चाह रहे हैं डीएनए की वैक्सीन को बनाने के लिए, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। Controlled metabolism by a fed batch type of operation incorporated into microbial growth systems। एक फेड बैच टाइप का कल्चर मीडियम होता है जिसमें कि कल्चर को ग्रो कराते हैं आप, तो इसमें एक ही माइक्रोबियल ग्रोथ सिस्टम ही होता है। Like the EN-based technology comprises several benefits such as aerobic metabolism to high cell densities and lower production of acidifying side products and thus a stable pH over long cultivation time। इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इस फेड बैच टाइप ऑपरेशन के। लास्ट हमने जो देखा था बायोरिएक्टर वाला, उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे सेल्स की डेंसिटी बढ़ती है वहाँ पे एरोबिक जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप होने लगती है और अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ स्विच कर जाता है। लेकिन इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे हाई सेल डेंसिटी होने के बावजूद एरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब एरोबिक फर्मेंटेशन होगा, तो एरोबिक फर्मेंटेशन को, हालांकि फर्मेंटेशन वर्ड नहीं एग्जैक्टली बोल सकते, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे एसिड वाले प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि जब प्रोडक्शन हो रहा होता है, जो हमने लास्ट पढ़ा था बायोरिएक्टर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी थी, उसमें क्या होता है, जब एरोबिक फर्मेंटेशन होने लगता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसमें वो चीज़ नहीं होगी फेड बैच में, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगी, सेल डेंसिटीज हायर हैं तब भी यहाँ पे आपको मेटाबॉलिज्म एरोबिक मिलेगी। उसकी वजह से एसिड वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और अगर एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एक स्टेबल पीएच मिल सकेगा लंबे समय तक, और जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती रहेगी।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। एक होता है फ्लूइड इनलेट, जहाँ से आपका फ्लूइड आएगा, और एक पंप लगा होता है जहाँ पे लेवल का कंट्रोल किया जाता है कि फ्लूइड का जो इनलेट हो रहा है वो कंट्रोल्ड लेवल में हो। फिर क्या होता है, आप देख सकते हैं एक फिल्ट्रेट पंप है जो कि फिल्टर करने का काम करेगा। इसके अलावा HF मॉड्यूल और स्क्रीन मॉड्यूल, हाउसिंग, डायफ्राम, कंट्रोलर, ATP पंप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। किस तरीके से फेड बैच टेक्नोलॉजी होती है और किस तरीके से ये वर्क करती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आपको डायग्राम देके ही पूछ सकता है, पार्ट्स का नाम पूछ सकता है। तो जो लास्ट लेक्चर था मैंने उसमें भी डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने डायग्राम रखा था ताकि आपको उनके पार्ट्स को याद करने में आसानी रहे। यहाँ पर भी पार्ट्स के नाम हैं और एक जो स्ट्रक्चर है इसका डिज़ाइन क्या होता है वो भी है यहाँ पे, आप उसको भी याद रखने। Fed batch culture is the broadest sense defined as an operational technique in biotechnological processes। जो फेड बैच कल्चर है ये एक ऑपरेशनल टेक्निक बोली जाती है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में, where one or more nutrients or substrates are fed to the bioreactor during cultivation। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को एक साथ में बायोरिएक्टर में कल्टीवेट कराया जा सकता है, in which the product remain in the bioreactor until the end of the run। और होता क्या है, इस तरीके से नहीं होता है कि आप एक तरफ से प्रोडक्ट ला रहे हैं दूसरी तरफ से आप इसको निकाल लें। ऐसा नहीं होता, आपका जो प्रोडक्ट होता है जब तक रिएक्शन चलती है तब तक वो बायोरिएक्टर में ही रहता है। एकदम एंड में जब रिएक्शन एंड हो जाती है तब आप इसको निकाल सकते हैं। केमिकली डिफाइंड फॉर्मूलेशंस ऑफर मल्टीपल एडवांटेज। बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जो केमिकली डिफाइंड वेल डिफाइंड मीडियम होते हैं या फॉर्मूलेशंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, फर्स्ट, बाय एलिमिनेटिंग एनी कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट फ्रॉम देयर फॉर्मूलेशन they avoid the well documented lot to lot variability that complex ingredients inherently have। क्या होता है, इसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है मीडिया में उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो प्रोसेस की जाती है केमिकली डिफाइन करने के लिए, फॉर्मूलेशंस बनाने के लिए, उनमें इन कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स को रिमूव कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, वेरिएबिलिटी को कम कर दिया जाता है कि जो हर एक जनरेशन में वेरिएबिलिटी एक इसकी वजह से आ रही थी, उसको वेल डिफाइंड मीडियम आप लेंगे जो केमिकली डिफाइंड फॉर्मूलेशंस, तो उसमें आप इसको अगर हटा देते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये क्या करेगा, ये वेरिएबिलिटी को कम करने में मदद करेगा। सेकेंड इज defined media offer the ability to perform extensive analytical investigations। जो defined media होते हैं ये extensive analytical investigations करने की ability perform करने की ability provide करते हैं, and in return help in establishing a clear understanding of the metabolism of the microorganism and serve in establishing quality by design into the process। इससे क्या होता है कि अगर आप अच्छे इन्वेस्टिगेशंस कर पा रहे हैं, अच्छे लेवल पे एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो कर रहा है उसकी मेटाबॉलिज्म की मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म से क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। एंड सर्व इन एस्टैब्लिशिंग क्वालिटी बाय डिज़ाइन इनटू द प्रोसेस। और अगर आपको एक बार मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस पता चल जाती है तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अच्छी कल्चर या अच्छी ग्रोथ के लिए।
In this process, the cells are first allowed to grow rapidly during the first part of the cultivation. अब जो फेड बैच की प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, आपने जो भी सेल्स ली हैं पहले इनको रैपिडली ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है जो कल्टीवेशन का, उसमें ये सेल्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ करें। ऑन रीचिंग द मिड एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, आपने कर्व पढ़ा होगा एक, कुछ इस तरीके से सिग्मोइडल कर्व होता है। ये लैग फेज होता है, ये लॉग फेज होता है, और ये होता है सेनीसेंस फेज। तो जो भी सेल्स हैं बैक्टीरियल सेल्स, ये लॉग फेज में बहुत ज़्यादा डिवाइड करती हैं। ये एक्सपोनेंशियल फेज होता है, कुछ इस तरीके से होता है, इसको एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। तो ये वाला जो पार्ट होगा जब ये मिड में होगा, जैसे कि ये ग्रोथ हो रही है, जब यहाँ पे पहुँचे हैं मिड एक्सपोनेंशियल फेज में, so the feeding of glycerol is implemented at a rate that supports a reduced growth rate. यहाँ पे ग्लिसरॉल की फीडिंग कराई जाती है जो कि रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट को सपोर्ट करता है, एंड देयर बाई मैक्सिमम प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन। और इसकी वजह से यहाँ पे ये वर्ड सारे अलग अलग हैं, देयर बाई मैक्सिमम प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन। जो ग्लिसरॉल है ये रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट को सपोर्ट करेगा और मैक्सिमम प्लाज्मिड का एम्प्लीफिकेशन करवा देगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलती है फेड बैच कल्चर में। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड सेलुलर कंपोजिशन ऑफ ई कोलाई आर वेल डिफाइंड। जो ई कोलाई है इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, इसके सेलुलर कंपोजिशन क्या है, ये बहुत वेल अंडरस्टूड है और बहुत अच्छे से इस पे स्टडी की जा चुकी है। तो सारी चीज़ें इसके बारे में ज़्यादातर नॉलेज पहले से मौजूद है। एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एडवांटेजियस यूज इन द डिज़ाइन ऑफ कल्टीवेशन मीडिया फॉर्मुलेशंस। और मीडिया के फॉर्मुलेशन के लिए इस जो इंफॉर्मेशन है इसको एक बहुत फ़ायदेमंद तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि सेलुलर कॉम्पोजिशन भी पता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पता है। तो जब इसको ग्रो कराने के लिए आप मीडिया बना रहे हैं तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि जब आप हर एक चीज़ जानते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मुलेशंस को बना सकते हैं। The pH is controlled and the oxygen supply is always kept in excess. ये जो टेक्निक है फेड बैच, इसमें पीएच कंट्रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म चलती है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के एसिड का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता, जिससे कि पीएच कंट्रोल्ड रहता है और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती है, यहाँ पे एक्सेस में रहती है ऑक्सीजन सप्लाई। इन एडिशन we implemented a well-controlled inoculum strategy that allows for the simplest process. जो रिसर्च की गई उसमें एक वेल कंट्रोल्ड इनोकुलम स्ट्रैटेजी अप्लाई की गई, जिसकी वजह से सिंपलेस्ट प्रोसेस मिली इनके कल्चर के लिए विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑपरेशंस प्रोसेस। यहाँ पे देखिएगा दिखाया गया है ओवरव्यू ऑफ अ टिपिकल सेटअप फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर करना है प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का तो कुछ इस तरीके से होता है। ये A1 कंपार्टमेंट है और यहाँ पे देख सकते हैं ये A2 कंपार्टमेंट है। तो A1 में क्या होगा, वर्किंग सीड बैग, और ये इनोकुलम बायोरिएक्टर है A1 का, यहाँ पे रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद में A2 कंपार्टमेंट में इसको भेजा जाएगा जहाँ पे की रिएक्शन होगी, यहाँ से B का वर्किंग सीड बैग मिलेगा और यहाँ पे प्रोडक्शन बायोरिएक्टर होगा। आप देख सकते हैं कि बायोरिएक्टर दो टाइप के यूज हो रहे हैं। एक है इनोकुलम बायोरिएक्टर जिसमें कि आपकी जो इनिशियल स्टेज है कल्चर की वो होगी, और प्रोडक्शन बायोरिएक्टर में आपका जो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा ये वो आपको मिलेगा।
फीड आपको यहाँ से डालना है, जो मीडियम है, कल्चर है, वो यहाँ से आपको देना है। तो इस तरीके का कुछ सेटअप यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पर प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन्स को बनाने के लिए। सो रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लिनिकल सप्लाईज। क्लिनिकल सप्लाई के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे when preparing clinical supplies, all applicable regulatory guidelines should be applied। जब कभी भी आपने जैसे डीएनए वैक्सीन बनाई है, अब इसकी क्लिनिकल सप्लाई करनी है, आपको क्लिनिक्स पे भेजना है, तो जितनी भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं इन सभी को अप्लाई करने के बाद में ही क्लिनिकल सप्लाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। The guidance pertaining to the cultivation of the microbial host E. coli is similar to that in place for the production of a recombinant proteins and is captured in the FDA current GMP for vaccine production documents। जो गाइडेंस होती है माइक्रोबियल होस्ट के लिए, जो कि हमने ई कोलाई लिया है जिस पे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के जैसी ही होती हैं। अब जब आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं उस टाइम पे जिन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाता है, उन्हीं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है ई कोलाई से डीएनए की वैक्सीन बनाने के टाइम पे। The guidelines are designed to ensure the quality, potency and consistency of each lot। जो गाइडलाइंस होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, ईच लॉट, लॉट का मतलब है कि एक जो आपने जनरेशन बना ली, एक जनरेशन ये बना ली, तो ये एक लॉट बोला जाता है। तो ये जो बन के रेडी हुआ है, ये इसकी क्वालिटी वेल मेंटेन्ड क्वालिटी हो, पोटेंसी अच्छा हो, इसका अच्छा पोटेंशियल हो और कंसिस्टेंट हो। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है। पूरी कल्चर में सेम टाइप का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। And require that all operations be consistent with current revision। और ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जितने भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं इसके लिए वो करंट रिवीजन में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी बहुत पुराना गाइडलाइन देखा और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोसेस को परफॉर्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो करंट रिवीजन है उसके अकॉर्डिंग सारे ऑपरेशन, सारी प्रोसेसेस होनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट होता रहता है धीरे धीरे और उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे रिसर्च होती रहती है गाइडलाइंस भी चेंज होती रहती हैं। तो ज़रूरी है कि जो करंट सिनेरियो है, करंट गाइडलाइंस है, उनके अकॉर्डिंग सारे ही ऑपरेशंस को डिज़ाइन किया जाए। कल्टीवेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। जो कल्टीवेशन है, जो कल्चर करवा रहे हैं आप बैक्टीरिया को, वो कंट्रोल्ड कंडीशन में होना चाहिए, सो एज टू रिप्रोड्यूसिबली यील्ड अ प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी, ताकि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके। जो कल्टीवेशन की कंडीशंस होती हैं उनकी कुछ एक एक उनकी स्पेसिफिक पीएच रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक मॉइस्चर रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये सारी कंडीशंस मेंटेन होनी चाहिए, कंट्रोल्ड कंडीशंस में होना चाहिए ताकि मैक्सिमम ग्रोथ मिल सके। अगर आपने कंडीशंस को वैरी कराया तो आपका जो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा उसकी क्वालिटी भी वैरी कर सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि सारे ही कल्टीवेशन को कंट्रोल्ड कंडीशन में कराया जाए और जो नेसेसरी है उन कंडीशंस में कराया जाए ताकि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके। Although an antibiotic can be used for maintaining selective pressure, it should be well understood that its use is not intended to prevent contamination in replacement of proper sterile techniques।
एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जा सकता है सेलेक्टिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसको आप बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको इसकी जगह कोई प्रॉपर स्टेराइल करने की टेक्निक्स को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या है, बैक्टीरिया लिया है और अगर एंटीबायोटिक आपने स्टेराइल करने के लिए यूज़ किया है तो वो आपका जो बैक्टीरिया है उसको भी अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक का रिप्लेसमेंट यूज़ किया जाए कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये कंटेमिनेशन प्रिवेंशन के लिए नहीं होती हैं। तो ज़रूरी है कि कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना हो, क्योंकि हर प्रकार के सेल्स पर इनका असर भी पड़ता है। Fed batch cultures are often more viable and productive than batch cultures. जो fed batch cultures होती हैं ये ज़्यादा viable होती हैं batch culture से, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी बताया यहाँ पे एरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है जिसकी वजह से एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता और पीएच मेंटेन रहता है। तो अगर पीएच में वेरिएशन नहीं होगा, जो सेल्स को ग्रो करने के लिए कंडीशन चाहिए पीएच की वो भी मिलती रहेगी, तो ग्रोथ अच्छी होगी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो फेड बैच कल्चर्स होती हैं ये ज़्यादा वाइबल और प्रोडक्टिव होती हैं बैच कल्चर्स से। फॉर माइक्रोबियल मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, माइक्रोबियल मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फेड बैच कल्चर को यूज़ कर सकते हैं बैच कल्चर के ऑप्शन की जगह, क्योंकि बैच कल्चर उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता। The key benefit of the fed batch over batch method is the capacity to achieve a significant cell concentration. Fed batch का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है बैच मेथड पे, ये है कि जो भी फेड बैच कल्चर से आपको कंसंट्रेशन मिलेगा सेल्स का वो बहुत हाई कंसंट्रेशन होगा, आपको सिग्निफिकेंट सेल कंसंट्रेशन मिलेगा एंड एक्सटेंड कल्चर लाइफ स्पैन, जो कल्चर होगा उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा और इट प्रोवाइड्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिल्डअप, और आपका जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसकी कंसंट्रेशन आपको बहुत हाई मिलेगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं फेड बैच कल्चर के ऑन दी बैच कल्चर, जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। So thank you very much everyone for watching this session. फॉलो करिए ITLS Academy को on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn पे। सब्सक्राइब करिए ITLS Academy के YouTube चैनल को, और ITLS Academy के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store से। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can contact on our helpline number 7080-833-450, or you can visit our website www.itlsacademy.com. अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So again, thank you very much everyone for watching this lecture.